वेरी वेल। हम ये 8 सिनेरियोज इसके डिस्कस कर चुके हुए हैं जो कि एक्रूअल्स और प्री पेमेंट से रिलेटेड हैं। आज हम नेक्स्ट इसकी फर्दर प्रैक्टिस जो कि लास्ट क्लास में भी हमने की थी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन में मेरे साथ रहेंगे। ऑलराइट जी, क्वेश्चन ये है कि स्पोक ओन्स a removal business and runs a small fleet of van. He prepares his accounts to 31st December each year. Okay? जैसा कि मैंने आप लोगों को बात बताई हुई है पहले भी कि आपके लिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है और ये जानना कि हमारा रिपोर्टिंग पीरियड कब एंड हो रहा है। वो कह रहा है कि 31 दिसंबर को हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है। इट मीन्स कि 1 जनवरी को हमारा रिपोर्टिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, तो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर इन रिलेशन टू इंश्योरेंस फॉर द ईयर 2013। ऑब्वियसली अब 2013 हमारा जो है रिपोर्टिंग ईयर हो गया। ऑलराइट, वेरी वेल। So on 1st January, the amount prepaid for insurance was 1140. Okay, well, आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस मिल रहा है, दैट इज 1140. ओके, रुपीज़ इन थाउजेंड है, मैं 1140 ही लिख रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद कहता है ही पेड 840 इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 ऑन 6 ऑफ द वैन्स। उसने जो इंश्योरेंस पे की है वो, अब यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को उसने इंश्योरेंस पे किया। 1 अप्रैल इज फॉलोइंग समवेयर ओवर हेयर, 1 अप्रैल 2013। इसको इसी तरह से समझते चले जाइए और कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो रहा हो तो फ़ौरन यू मे रेज योर क्वेश्चन, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। ओके, वेल, तो 1 अप्रैल को 840 आपने इंश्योरेंस पे किया फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 ऑन 6 ऑफ द वैन्स। अब ये ज़हन में रखें कि आपने जो पे किया 12 मंथ्स के लिए, ये एक्सपायर नहीं होगी 31 दिसंबर 2013 को, रादर ये जाकर एक्सपायर होगी 31 मार्च 2014 को। तो इसका मतलब है कि वो जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस आपने 840 पे की है यहाँ पर 840, वो 3 months onwards after the end of your reporting period unexpired रहेगी onwards। तो यहाँ पर आप यूँ कर लीजिए कि 3/12 आप कैलकुलेट करें। इसका कैलकुलेटर्स अपने पास रेडी रखिए, पेन अपने पास रेडी रखिए, बॉल पॉइंट अपने पास, कागज़ पेंसिल रेडी रखिए। और कोई बच्चा स्मार्टली अगर बताना चाहे तो अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। आई अप्रिशिएट दैट बच्चा। 210 हमारे पास ये आई है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन 31st दिसंबर। ऑलराइट, 210। ओके, अब उसके बाद वो कहता है कि ही पेड 3,540 इंश्योरेंस फॉर 20 वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2014। ऑलराइट, अब ये उसने जो इंश्योरेंस पे किया, अब इसको समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पेमेंट डेट है। पेमेंट डेट है 1 मई 2013। ओके, एंड दैट पेमेंट डेट इज फॉलोइंग इन योर रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पर वो पे कर रहा है 3540 रुपीज़, 3540 इन 1000
और इसमें अनएक्सपायर्ड पोर्शन कब तक है, 30 अप्रैल। इसमें अब पे ये भी जो कर रहा है फॉर द ईयर कर रहा है, मींस 12 मंथ्स के लिए 3540 पे कर रहा है, और इसके 12 मंथ्स एंड होंगे जाकर 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को एंड होने का मतलब है कि इसकी जो ये अनएक्सपायर्ड का पीरियड है वो इतने 4 मंथ्स है। तो इसका 4/12 आप कैलकुलेट कीजिए। हरी अप, आई वांट टू सी समवन हु इज अलर्ट एंड अटेंडिंग द लेक्चर। बताओ क्या आंसर आएगा, कौन बच्चा एक्टिव है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि उसने 2 पेमेंट्स की हैं। एक पेमेंट उसने 1 अप्रैल को की है और दूसरी पेमेंट उसने 1 मई को की है। 1 अप्रैल वाली ऑब्वियसली एक्सपायर हो रही है 31 मार्च को, और जो 1 मई को उसने पेमेंट की है वो एक्सपायर हो रही है 30 अप्रैल 2014 को। तो ये मैंने डॉटेड जो लाइंस लगाई हैं वो नेक्स्ट पीरियड की डॉटेड लाइंस हैं, ये उसकी पेमेंट डेट्स हैं। और यहाँ से 210 आपका प्रीपेड में जा रहा है और यहाँ से 1180 आपके प्रीपेड बैलेंस में जा रहा है। ओके, क्वेश्चन पे वापस आए। ये 2 पेमेंट्स आपको नज़र आ गई, एक 1 अप्रैल को आपने पेमेंट की और एक 1 मई को आपने पेमेंट की। आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है कि आपने 1 मई को 1 जुलाई को ही पेड 560 इंश्योरेंस फॉर द रिमेनिंग वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। ऑलराइट, 1 जुलाई को पेमेंट कर रहा है। अब इसको आप देखिए, आपका 1 जुलाई इज फॉलोइंग समवेयर ओवर हेयर। ओके, अब 1 जुलाई को पेमेंट कर रहा है 560 की, 560। ऑलराइट, ये जो पेमेंट है ये देखिए कितने अरसे पे जाके एक्सपायर होगी। ये जाके एक्सपायर हो रही है 30 जून 2014। ऑलराइट, इसको देखिए, ही पेड 560 इंश्योरेंस फॉर द रिमेनिंग वैन्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14। पेमेंट कर रहा 1 जुलाई 2013 को, एक्सपायर हो रही है 30 जून 2014। तो लॉजिकली आर यू क्लियर कि जी उसने जो पेमेंट की वो 6 मंथ्स के बराबर अनएक्सपायर्ड में जाएगा। कितना आता बेटे, 280। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। तो ये 280 जो है ये भी आपका यहाँ पर अनएक्सपायर्ड में चला गया। ओके, अब ज़रा टोटल कीजिए, 210 प्लस 1180 प्लस 280, टोटल कम्स टू 1670, 1670। वाइल अब बात को आप ये देखिए, इस तरह से कीजिए कि उसने क्वेश्चन में आपको बताया कि आपके पास ओपनिंग डेट पर कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस थी 1140 की। लॉजिकली बताइए, मैंने आपसे क्या चीज़ डिस्कस की हुई है कि जो ओपनिंग बैलेंस है ये 1140 का, ये एक्सपायर होगा ड्यूरिंग द ईयर। जब एक्सपायर होगा तो आप इसको इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपायर हो गया ना। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में 1140 डेबिट करेंगे, और जो आपका ओपनिंग डेट पर एसेट था, ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस विच वाज योर एसेट, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं उससे। ओके, वेल ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि 1140 जो ओपनिंग डेट पे एक प्री पेमेंट थी हमारे पास, उसने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग दिस रिपोर्टिंग पीरियड एक्सपायर होना है, उसको एक्सपायर कर दें। उसके बाद आपने बेटे 3 पेमेंट्स की हैं, 840 की, 3540 की और 560 की। इनकी डेट्स जो हैं, उन डेट्स में इनकी पेमेंट की अकाउंटिंग एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे। ये तो आपकी 1 जनवरी को होगी। उसके बाद आपने 1 अप्रैल 2013 को आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को समझा कि मेरा एक्सपेंस हो गया, आपने डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया
840 से। ओके, उसके बाद आपने ये किया कि 1 मई 2013 को 1 मई 2013 को आपने फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया और आपने कैश को क्रेडिट कर दिया विद 3540 से। ऑलराइट, और फिर आपने एक और अकाउंटिंग एंट्री 560 की 1 जुलाई 2013 को। यू डेबिटेड द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट and credited cash, since you paid cash for it, for 560, and this 560 को आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये 3 आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ कैश, लेकिन तीनों के बारे में मालूम ये हुआ, ये हमने वर्किंग की 1, 2 and 3, ये तीनों के बारे में मालूम हुआ कि 1670 which we have already debited to our expense account is not in fact the expense for the year. Okay, this is what like we have learnt, that the cost that we have not yet or in a way the cost that has not yet been expired is asset. Okay, तो जो एक्सपायर नहीं हुई उसको आपने एसेट में लेकर जाना है। कब? ऑन द डेट जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2013 आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है, उस दिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस को अपना एसेट बना रहे हैं, और जो एक्सपेंस में ज़्यादा रकम आप डेबिट कर चुके हुए हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस को, अब आप रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कितनी, वो ये हमने वर्कआउट की, ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ से आप ले लेंगे 1670, 1670। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन इज once again in front of you. The opening balance of insurance prepaid was 1140, paid during the year 1, 2, 3 were the payments, और हमने उसकी एडजस्टमेंट कर ली। और अब यूँ आप इसका ये अगर लेजर अकाउंट देखें विच इज़ अवेलेबल हेयर, तो आपका ओपनिंग बैलेंस आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस को, एज यू सी इंश्योरेंस एक्सपेंस में 1140 डेबिट, ये 1140 डेबिट साइड पर नज़र आ रहा है। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 840 से, 3540 से 560 से, 840, 3540, 560 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर रहे हैं 1670 से, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने 1670 से क्रेडिट किया, तो बैलेंसिंग फिगर जो आपके पास आएगी दैट विल बी क्लोज्ड इनटू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी क्लोजिंग एंट्री के तौर पर आपने अकाउंट फॉर करनी है कि अब आपके जितने भी इंश्योरेंस एक्सपेंस में इस वक्त डेबिट रह गए। ओके, अगर रफली आप इंश्योरेंस एक्सपेंस को देखते हैं, इधर भी देख सकते हैं 1140 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, 840 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, 3540 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, 560 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो रहा है 1670 से। तो जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ रही है आपने वर्कआउट कर ली होगी, और अदरवाइज़ यहाँ पर वर्कआउट की भी हुई है 4410, टैली करो, यही बनता बेटे 4410। एनीवन? ठीक है, टोटल आया 6080, तो 6080 से आपने जब 1670 लेस किया, अब दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ इनफेक्ट योर एक्सपेंस, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्लोज की जाएगी। एंड व्हाट इज़ द क्लोजिंग अकाउंटिंग एंट्री? आप इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप कर देंगे क्रेडिट। ये अकाउंटिंग एंट्री बेटे देखिएगा, ये इसको क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। ओके, ये ख़ास तौर पे मैं इसको ब्रैकेट करने जा रहा हूँ। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करना है, या कुछ बच्चे इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करना चाहेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कीजिए, कोई झगड़ा नहीं है। ओके, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए। इन अ वे बात यह है कि हम
4410 को अपने एक्सपेंस में शो करने जा रहे हैं बाय डूइंग सो, और इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि अब इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट विल नो मोर एग्जिस्ट। ओके, सारा का सारा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी जगह है? जहां पर हमने इसको बाकी के एक्सपेंसेस में शामिल करना है और इनकम्स में से माइनस करके हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सो बेटे, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जो कि हमने अभी पढ़ा और सीखा। खदीजा बेटे, आपका माइक अनम्यूट है इस वक्त, आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, वरना म्यूट कर दीजिए। बुक में प्री पेमेंट अकाउंट जी अकाउंट बना हुआ है, तो फिर मतलब उसको एक्सप्लेन कर दी कि उसमें किस तरह से एंट्री देनी होती है। बेटे अपना सवाल रिपीट करेंगे? सर इस क्वेश्चन में बुक में जो प्री पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, लेजर अकाउंट, ये किस तरह उसने बनाया हुआ है? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ बेटे, बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने तो एक अकाउंट बनाया यहाँ पर, इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट, और आपको मैंने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज वहाँ पे जो है पोस्ट कर दी। अब आप ज़रा देखिए कि टेक्निकली किस तरीके से बात बनती है। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ यूँ। ओके, हमारे पास ये दो अकाउंट्स हैं, इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ओके बेटे, दिस इज़ व्हाट लाइक यू आर सेइंग, और इसको अब मैं एक्सप्लेन साथ साथ करूँगा। हमारे पास ये इंश्योरेंस का अकाउंट और प्री पेमेंट का अकाउंट है। बेटे एक बात याद रखिएगा, प्री पेमेंट का अकाउंट एसेट अकाउंट के तौर पर हमारे पास मौजूद है। ओके, एसेट में हम ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो देखेंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं इस एसेट के अकाउंट को ठीक तरीके से अकाउंट फॉर करूँ तो वो कुछ यूँ होगा, जिस वजह से मैंने उस वक्त आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसमें मुझे एक छोटा सा इशू नज़र आ रहा था। मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस 1 जनवरी 2013, अब सब बच्चे बहुत मोहतात अंदाज में इसको देखेंगे। जो एसेट है वो अपने घर में ओपन होता है, उसका बैलेंस 1140, ये उसका अपना घर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक एसेट का अकाउंट है, उसको आप ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं कि उसने एक्सपायर हो जाना है। आप जैसे वो एक्सपायर हो रहा है वैसे करें, वरना आपका कॉन्फिडेंस है कि जी इसने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर होना है, उसी दिन आप इसको उठाकर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में भी ले जा सकते हैं। इस डेट के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। इस डेट को मैं लॉजिकली भी आपको बता देता हूँ कि क्या होनी चाहिए और अदरवाइज़ क्या होने चाहिए, लेकिन बहरहाल आपने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करके यहाँ पर जो उन्होंने प्रीपेड इंश्योरेंस उन्होंने बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, यहाँ पे असल में प्रीपेड से ये लफ्ज़ आपको लिखने हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस से ये 1140 आ रहे हैं। ओके, इफ़ यू जस्ट लुक इनटू आवर ओन वर्किंग, हमने उसमें क्या किया था, हमारी वर्किंग में हमने ये अकाउंटिंग एंट्री की कि हमने इंश्योरेंस की जो पहली अकाउंटिंग एंट्री थी, ये वाली आप देखिएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करके हमने ओपनिंग प्रीपेड अकाउंट को क्रेडिट किया था। यानी कि इनफैक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस का जो एसेट का अकाउंट है उसको हमने ट्रीट किया। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए, प्रीपेड एसेट अकाउंट ओपन हुआ,
अपने लेजर के अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर, और उसको हमने उठाकर पोस्ट कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट है। फिर जितनी मरतबा इंश्योरेंस एक्सपेंस की पेमेंट हुई, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, हमने उसको ये डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर हमने किया उसका। ओके, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करके हमने उसको क्रेडिट, हमने कहा कि ये एक्सपेंस है। उसके बाद जब हमारा क्लोजिंग का दिन आया, हमने देखा कि उसमें अब कुछ इंश्योरेंस जो है वो अनएक्सपायर्ड है। अब अगेन आप इधर यहाँ पे फिर बैलेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे कि इसको प्रीपेड अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, प्रीपेड इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र। वो यहाँ से आपने इसको क्रेडिट किया और यहाँ पर आपने 1670 को रिपोर्टिंग डेट पर 31 दिसंबर 2013 को इंश्योरेंस एक्सपेंस में से आपने क्रेडिट करके आप यहाँ पर लेकर आए। अब एसेट का अकाउंट, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट अपनी क्लोजिंग डेट पर बैलेंस उनका कैरी फॉरवर्ड होता है। 31 दिसंबर 2013 को अब आपने देखा कि इसका कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। आपने टोटल किया, आपके पास ये आ रहा है 2810 1140 लेस किया तो 1670 बैलेंसिंग फिगर जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस एसेट के अकाउंट में आ गया। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे या इन अ वे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो आपके करंट एसेट्स होंगे उनमें प्रीपेड इंश्योरेंस आपको नज़र आएगी 1670 का बैलेंस। ओके, तो इन अ वे आप अगर ये अकाउंट देखें यहाँ से तो मैं टोटली इसको डिस्कार्ड करूँगा कि ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग है, क्योंकि इधर उन्होंने एसेट का अकाउंट तो बनाया है लेकिन एसेट का ओपनिंग बैलेंस उन्होंने एसेट के अपने अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया बल्कि एक्सपेंस के अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। कंसेप्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। ओके, आप जब एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो एसेट के अपने घर में उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, ये बात याद रखिएगा, और अपने ही घर से वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल में लिखा जाएगा। आपने अगर प्रीपेड के अकाउंट को समझना है तो फिर आप ये वाली वर्किंग अच्छे तरीके से कंसेप्चुलाइज कर लीजिए। जी बेटे, एनी अदर क्वेश्चन? जी खदीजा बेटे, क्लियर हो गया आपको? ओके जी, जहाँ से बताइए आपका सवाल। सर ये जो आपने ऊपर इनकम स्टेटमेंट को डेबिट और क्रेडिट किया ये समझ नहीं लगी। ओके, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ बेटा। देखिएगा, देखो बेटे, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास 5 मेन हेड्स हैं। ओके, एसेट्स, liabilities, owner's equity, incomes and expenses. Okay, 5 मेन हेड्स। इन 5 मेन हेड्स में से जो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी हैं, इनके बैलेंसेस को हमने कैरी करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। भले आप इसको कैरी फॉरवर्ड के तौर पर कहें या कैरी डाउन के तौर पर लें, कैरी करना होता है। और कैरी करने का मतलब ये है कि इन्हें हमने बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करना है। इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस शीट में है, ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं, ये 2 मेन हेड, ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, या इसको आप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं या आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, व्हाटएवर, ये दोनों अकाउंट क्लोज होते हैं, क्लोज्ड, आर क्लोज्ड इनटू
द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट व्हाटसएवर। जब आपने इनको क्लोज करना है तो याद रखिएगा इनकम को आप सारी की सारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। इनकम की अपनी नेचर क्या है? क्रेडिट। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकम को अब आप डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। होगा क्या? इनकम, मैं इसको कहा करता हूँ कि इस साल की इनकम फोत हो गई और सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। ये उसकी कबर समझ लें, उस इनकम को आपने कबर में शिफ्ट कर दिया। ओके। और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को अब आपने जब फोर्थ करना है तो ऑब्वियसली एक्सपेंस को उसके नेचर के बरखिलाफ आप क्रेडिट करेंगे और उठाकर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर डेबिट कर देंगे। तो एक्सपेंस भी क्लोज हो गया। अब उसके लेजर्स के अंदर, लेजर जो इनकम के लिए जो लेजर अकाउंट बनाया है, टी अकाउंट, और जो एक्सपेंस का टी अकाउंट है, अब उसके इनकम के टी अकाउंट में आपको ज़ीरो बैलेंस नज़र आएगा जो कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि सारा का सारा क्लोज हो गया ना। और जो एक्सपेंस का लेजर अकाउंट होगा उसमें भी आपको कैरी फॉरवर्ड ज़ीरो नज़र आएगा, क्योंकि सारा का सारा बैलेंस उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्लोज हो गया इसका इनकम का और एक्सपेंस का बैलेंस। तो कॉन्सेप्ट इज दिस, जब आप एक्रूअल बेसिस के साथ उसको मैयर कर चुके, आप ओपनिंग बैलेंस को मैनेज कर चुके, फॉर द ईयर एक्सपेंसेस को आप करेक्टली डेबिट कर चुके, क्लोजिंग डेट पर आप उसके एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट कर चुके, अब फाइनल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस जो है उसको आप क्लोज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। अब क्लोज करने का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंस है तो उसको क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, इनकम है तो उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। सेकंड इफेक्ट जो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जी एहसन, अब आप बताइए बेटे, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एहसन सर, मैंने पूछना था कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैरीड फॉरवर्ड होगा, कैरीड डाउन होगा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये क्लियर कर दे। काका, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि ये कैरी फॉरवर्ड और कैरी डाउन का एक ही मतलब है। आप इसको कैरी फॉरवर्ड का लफ्ज़ दें या कैरी डाउन का लफ्ज़ दें, इसमें कोई फ़िक़ही इख्तलाफ तो हो सकता है लेकिन कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, ठीक है? शरई इख्तलाफ नहीं है इसके अंदर, समझ गया काके? आप देखो ना, इसी तरह से आप क्या करते हो, सवाल अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ब्रॉड डाउन होगा या आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, ठीक है? तो काका बात ये है कि आपने जो ओपनिंग डेट पर बैलेंस है वो आप पिछले साल से आगे लेकर आए हो। 2019 से आप जब 2020 में एंटर हो रहे हो तो आप यहाँ पर एंटर होने के बाद कहते हो कि आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड माई बैलेंस इन 2020। और अगर आप 2019 की किताब ऊपर बनी हुई थी, आप नीचे ऐसे लेकर आ रहे हो तो आप कहोगे आई हैव ब्रॉट डाउन माई बैलेंस इन 2020। उन भावें तू ब्रॉड डाउन कर, भावें तू ब्रॉड फॉरवर्ड कर, आ तो 2020 में रहा ना काके, ठीक है? अब यहाँ से जब आप 2021 में लेकर जा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि मैं कैरी डाउन कर रहा हूँ अपना बैलेंस 2021 में, ठीक है? और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप कैरी फॉरवर्ड 2021 में कर रहे हो, ठीक है? तो बेटे जान, आप क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेटे प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रटा वटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको आप कंसेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं कि व्हाट डज़ दिस कैरी मीन, आप कैरी कर रहे हैं, और व्हाट डज़ दिस ब्रॉट मीन, आप यू हैव ब्रॉट इट, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर
इनटू द करंट ईयर। तो इसलिए आप बिगनिंग के साथ ब्रॉट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं और आप एंडिंग के साथ जो है या क्लोजिंग के साथ जो है आप कैरी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। जी बेटे बताइए क्या सवाल है। सर मुझे ये पूछना था कि टेस्ट में हमसे अकाउंट भी पूछा जा सकता है और एंट्रीज भी पूछी जा सकती है ना, दोनों बेटे चीजें मतलब हमने प्रिपेयर करनी है। 100% आपसे एक्रूअल के बारे में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको अकाउंटिंग एंट्रीज, लेजर अकाउंट सब कुछ बड़े अच्छे से तैयार करना है। ओके यस सर, क्लियर हो गया। चलो गुड हो गया अगर क्लियर हो गया तो। अब आओ ज़रा ये क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। किर्क कहता है जी किर्क स्टार्टेड अ बिजनेस। अब ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाना है और आप लोगों ने मुझे सॉल्व करवाना है बाद में, पहले यू विल अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। ओके द क्वेश्चन इज कि किर्क स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012, ऑलराइट, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012। टाइम लाइन ड्रॉ करोगे, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अ न्यू वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2012। On 21st April 2012, Kirk received a water bill demand for 1 million for the 12 months to 31st March 2013. अब वो जो वाटर बिल उसको मिला 1 मिलियन का 12 मंथ्स तक वही इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और वो 12 मंथ्स एक्सपायर होंगे उसके 31 मार्च 2013 को। अगली बात आप खुद समझेंगे। पेमेंट वॉज मेड इन फुल ऑन 30 अप्रैल 2012। उसने पेमेंट कर दी। ओके अब यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात को कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट के 12 मंथ्स पीरियड एंड होंगे 31 मार्च 2013 को। पेमेंट उसने जब भी की है आपने देखना है कि कितने मंथ्स आपके रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल करते हैं। ओके फिर अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 13 उसने आपको बता दिया। एन ऑफिस एक्सटेंशन वॉज बिल्ट। द वाटर बिल डिमांड फॉर द 12 मंथ्स टू 31 मार्च 14 वॉज 1.6। अब वो नेक्स्ट ईयर के अंदर आ गया। किर्क पेड द फुल ऑन 1 जून 13। आपने वाटर एक्सपेंस का लेजर अकाउंट बनाना है 12 और 13 दोनों का। अज्यूमिंग नाउ दैट अब ये अगली एग्जाम्पशन है, अगली एग्जाम्पशन को छोड़ दो, बस आप इसकी वर्किंग करें और 2012 और 2013 की अकाउंटिंग करें प्लीज़। हरी अप। सर जी क्वेश्चन है। जी बेटा। सर वो कह रहे 21 अप्रैल को और जो 12 मंथ के लिए 31 मार्च, तो इसमें आप डे भी काउंट्स करेंगे क्या? नहीं 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 डे नहीं काउंट करने बेटे, डे नहीं काउंट करने। आप छोटी सी बात ये ज़हन में रखिए, उसने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपका जो ये वाला 31 मार्च को 12 मंथ्स आपके जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है आपका पीरियड 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है। ओके लिहाजा आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस जो होंगे वो इस पर रखेंगे। 30 आपने कब पे किया है इसको छोड़ दें, भूल जाएं। ओके इन द सेम वे अगला जो है वो कह रहा है उसने जब मर्ज़ी पे किया है उसको छोड़ें। वो कह रहा है कि वाटर बिल डिमांड फॉर 12 मंथ्स टू आपका 31 मार्च को एक्सपायर हो रही है उसकी टाइम पीरियड। ओके ये देखो बेटे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये 31 मार्च तक का बिल है, आपको बिल इशू डेट कोई भी हो सकती है, इशू डेट उसकी कुछ भी हो सकती है, उसकी पेमेंट डेट भी कुछ भी हो सकती है। बिल के ऊपर लिखा होता है कि इस डेट तक आप पे करते हैं। कोई शख्स जो है वो 15 तारीख को पे कर रहा है, कोई 21 तारीख को पे कर रहा है, कोई 27 तारीख को पे कर रहा है, तो पेमेंट डेट तो कुछ भी है। लेकिन उन्होंने एक लिमिट कर दी कि जी इस बिल के अगेंस्ट आपके इकोनॉमिक बेनिफिट जो हैं वो 31 मार्च तक अवेलेबल है। तो ये वो बात है बेटे, वो आपको कह रहा है कि आपके 12 मंथ्स जो इकोनॉमिक बेनिफिट के हैं वो 31 मार्च 2013 को एक्सपायर होंगे और अगले कि उसने कहा 31 मार्च 2014 को एक्सपायर होंगे। तो उसको सामने रख के आप अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट का टाइम पीरियड जो है वो मेजर करेंगे।
चलो शाबाश, वर्किंग करो आगे। चलो टाइमलाइन लगाइए आपने, इसके टाइम लगाने के लिए 1 जनवरी 2012, हाँ 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012। तो बताओ मुझे ज़रा, हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या पे किया 2012 में? ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच वी पेड? 1 मिलियन। ओके, ये पे किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, ऑल दो हम डेट भी लिख सकते हैं 21 अप्रैल 2012। एक्सपायर कब हो रहा है? 31 मार्च 13 को। ये 31 मार्च 13 का आप बना लीजिए, 31 मार्च 2013। ओके, अब इसकी एक्सपायरी कितने महीने बाद आगे जाके हो रही है बेटे? अब 31 दिसंबर से 31 मार्च आप देखते हैं कि दीज आर द 3 मंथ्स। मैंने आपको बड़ा सादा फार्मूला बताया है कि इसमें 3/12, क्योंकि ये 12 मंथ्स का एक्सपेंस है ना, तो 3/12 जो है वो हमारा एक्सपायर होगा 250। तो वो 250 बेटे आपका जो है ये इस एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि आप यूं कीजिए कि इस डेट पे 250 आपका जो है वो अनएक्सपायर्ड है। 250 इज अनएक्सपायर्ड। ओके, अब बड़ी सादा सी बात है कि आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री यहीं पर अगर पास करते हैं, ये लीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। आपने वाटर बिल एक्सपेंस के तौर पर डेबिट किया और आपने कैश क्रेडिट किया, कैश और बैंक व्हाटसोएवर आपने क्रेडिट किया 1000 से। ओके बेटा, 1000 से। अब ये आपने पे किया 21 अप्रैल 2012 को। 31 दिसंबर 2012 को जब आप पहुंचे तो मालूम हुआ कि भाई सारा का सारा जो है वो इस साल में एक्सपायर नहीं हुआ। देयरफॉर जो अनएक्सपायर्ड है उसको आपने प्रीपेड के नाम से एसेट बना लिया। प्रीपेड वाटर बिल आपका जो है वो एसेट बन गया 250 से, और आपने जो वाटर बिल एक्सपेंस ज़्यादा डेबिट किया हुआ था उसको आपने क्रेडिट कर दिया 250 से। डज इट मेक सेंस? यस नो करो बेटे। यस सर, मैंने ऐसे ही किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अभी ठीक हो गया। अब 31 दिसंबर 2012 को आपने आप प्रॉफिट लॉस में क्लोज करना है। आपने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को किया डेबिट, और वाटर बिल एक्सपेंस जो था, ये वाटर बिल एक्सपेंस जो अब आपके पास कितना पड़ा हुआ है बेटे, इस मरतबा का जो एक्सपेंस क्लोज करना है इसके अंदर 750 बिलोंग्स टू आर ईयर 2012। क्लियर हो गया बेटे बात? अब इसको आप अगर टी अकाउंट स्टाइल में लेकर जा रहे हैं तो अगेन यू कैन प्रिपेयर टी अकाउंट, बड़ा लॉजिकल टी अकाउंट बनाओ। जी समरीन बेटे पूछें आपका सवाल। ऊंची आवाज बेटे, आपकी आवाज स्लो है, ऊंची आवाज। ना काके 15 मंथ्स का नहीं है। देख मेरा बच्चा, म्यूट कर दो, दोबारा से म्यूट करो अपना। हाँ देखो बेटे, वो कह रहा है 12 मंथ्स, इस डेट तक 12 मंथ्स के लिए बिल पे किया। बेटे म्यूट कर दो आप समरीन। हाँ जी अब सुनो, वो कह रहा है कि 12 मंथ्स के लिए आपको वाटर बिल रिसीव हुआ है। तो 12 मंथ्स जो हैं 1 मिलियन आपका जो है 12 मंथ्स के लिए है, जिसमें 9 मंथ्स आपके फॉल कर रहे हैं आपके रिपोर्टिंग पीरियड। ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड है इन टोटल। 9 मंथ्स आपके रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल कर रहे हैं और 3 मंथ्स आपके रिपोर्टिंग पीरियड के बाद फॉल कर रहे हैं। अभी मुझे शायद खदीजा की आवाज़ आई थी, उसने कहा था कि सर मैंने इसको कंपाउंड अकाउंटिंग एंट्री के ज़रिए से सॉल्व किया है। एंड दैट इज़ गुड। आप कंपाउंड एंट्री, मैंने आपको लेक्चर के दौरान समझाया था कि अगर कोई सियाना अकाउंटेंट होगा तो उसको उसी दिन पता चल जाएगा कि ये 12 मंथ्स के लिए मेरा जो बिल आया है उसमें मेरे वाटर बिल एक्सपेंस को 750 डेबिट हो रहे हैं और वाटर बिल
प्रीपेड को, जो प्रीपेड एसेट के तौर पर है, वो 250 डेबिट हो रहे हैं, और कैश मैं पल्ले से जो पे कर रहा हूँ या बैंक से जो पे कर रहा हूँ वो कैश क्रेडिट हो रहा है। अब ये जो एक्सपेंस 750 है उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्लोज कर दो ये, और जो प्रीपेड है वो आपका एसेट में डेबिट हो जाएगा। टी अकाउंट अगर आप उसका बनाएंगे तो आप ये देख लीजिए, मैं कंपाउंड के तरीके से नहीं कर रहा, फिलहाल मैं इंडिविजुअल अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट करने जा रहा हूँ। हमारे पास वाटर बिल का एक्सपेंस अकाउंट है, ओके, वाटर बिल एक्सपेंस अकाउंट और वाटर बिल प्रीपेड अकाउंट, ये दो अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूँ। अब आपने पेमेंट जब भी की है, वो कह रहा है 21 अप्रैल को पेमेंट की है, ओके, नो वरीज। आपने कैश पे किया 1 मिलियन का कर दिया, और उसके बाद वो कह रहा है कि 1 मिलियन का जो कैश पे, उसके बाद उसमें 250 प्रीपेड है। कब वो उसको पता चल रहा है? उसको रिपोर्टिंग डेट पे पता चल रहा है, 31 दिसंबर 2012 को उसको मालूम हो रहा है कि वाटर बिल जो प्रीपेड है उसमें ट्रांसफ़र कर दो 250। उसने कर दिए, यहाँ से उठाए और प्रीपेड में 250 को डेबिट कर दिया। ये उसके वाटर बिल एक्सपेंस से 250 आ गए कब? 31 दिसंबर 2012 को। अब जो बात मैंने समझाई हुई है, ये एसेट का अकाउंट है ना, प्रीपेड इज एन एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट ने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो, 250 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, और ये जो है 750 ये क्लोज हो जाएगा। ये कहाँ पे क्लोज होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज भी पोस्ट जो हुई हैं इसी तरतीब में हो रही हैं कि वाटर बिल डेबिट कैश क्रेडिट, वाटर बिल के डेबिट साइड पे कैश पोस्ट हो रहा है। कैश का टी अकाउंट बनाया नहीं है, अगर बनाते तो आप देख लो, कैश का टी अकाउंट अगर आप बनाते तो कैश की क्रेडिट साइड पे वाटर बिल आपको पोस्ट होता हुआ नजर आता, 1000 का पेमेंट हो रही है कैश से, और उसके बाद आपने वाटर बिल को एडजस्ट किया, 250 वाटर बिल में आपने क्रेडिट किए और आपने प्रीपेड को डेबिट कर दिया, और उसके बाद आपने फिर उसकी क्लोजिंग एंट्री और इसकी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस किया। कैरी फॉरवर्ड की एंट्री कोई नहीं होती, सिर्फ ये बैलेंस होता है। ओके बेटे, यहाँ तक मुझे बताओ 100% बच्चों को क्लियर है बेटे? क्लियर है आपको? चलो, वंडरफुल 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 वंडरफुल। कंपाउंड एंट्री से वो कोई इशू तो नहीं एग्जामिनर बनाएगा? नहीं, कंपाउंड एंट्री से एग्जामिनर कोई इशू नहीं बनाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर उसने आपसे कहा हुआ है कि आप अलग अलग से अकाउंटिंग एंट्री पास करें तो आप अलग अलग से अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, या वो आपको कहता है कि जी आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे पास करनी है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड नहीं करवा रहा, वो पहले पेमेंट करवा रहा है, उसके बाद वो उसकी एडजस्टमेंट करवा रहा है। लेकिन अगर आप उसको कंपाउंड के तौर पर अकाउंट फॉर करते हैं और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में 750 जा रहा है, ऑब्वियसली एक्सपेंस को आपका जो 750 ही लेकर जा रहे हैं और बाकी को कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को इस पे मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे होंगे कि जी आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं।